नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। लोकसभा ने संविधान आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 किया पारित। विधेयक में उत्तर प्रदेश के 4 नवनिर्मित जिलों के कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में किया गया है शामिल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का राज्यसभा में ऐलान। पिछले 6 साल में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत ने बीते सभी रिकॉर्ड तोड़े। कहा, सरकार की अनुकूल नीति से सुनिश्चित हुआ देश में विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव विधेयक में शामिल। और राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान देश में महंगाई पर सदस्यों ने जताई चिंता। मेघालय में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए अधिसूचना की मांग। सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। लोकसभा में आज जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू की। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम हो रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार से आग्रह किया कि वो कई जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने संबंधी कुछ प्रदेशों की ओर से की गई अनुशंसा को स्वीकार करे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है और वो भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 6/9/2050 को पूर्ववर्ती, जहां मध्य प्रदेश एवं अनुसूचित जनजाति की सूची राजपत्र में प्रथम प्रकाशित की गई, जहां लगभग 31 जनजाति और आज लगभग 42 जनजातियां छत्तीसगढ़ में शामिल है। माननीय सभापति महोदय, कि हमारे छत्तीसगढ़ में जहां राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजे, संविधान आदेश 1950 भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 6/9/2050 में भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जातियों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भेजे गए। इनमें माननीय सभापति महोदय, एक सौरा अनुक्रमांक 40 पर, दूसरा भूया अनुक्रमांक 9 पर, धनुवार अनुक्रमांक 14 पर, किसान अनुक्रमांक 32 पर, धांगड़ अनुक्रमांक 25 पर और अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केंद्रीय बजट द्वारा दिनांक 25/5/2016 को मान्य किया गया है। इसी तरह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 13/2/2019 को उक्त जातियों के साथ ही अनुक्रमांक 43 में बिंजिया को अनुसूची में जोड़ने हेतु मान्य किया गया है, परंतु इनकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में होना शेष है। संसद से विधेयक पारित होने के उपरांत ही यह संभव हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, अतः यह आवश्यक होगा कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय इस ओर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। आज का बिल तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इंक्लूड करने का है कि उनको शेड्यूल कास्ट की श्रेणी से शेड्यूल ट्राइब्स में, लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं अपने उत्तर भाषण में कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में गौंड समाज है, ये गौंड समाज हो, धुरिया समाज हो, खरवार हो या ओझा हो या पटारी हो, इतनी जातियाँ हैं, वो मध्य प्रदेश में भी रहती हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहती हैं, महाराष्ट्र में भी रहती हैं, आंध्र प्रदेश में भी रहती हैं, गुजरात में भी रहती हैं, झारखंड में भी आपके हैं, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, मतलब देश के अधिकांश राज्यों में। और ये आज की कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी जो द्रविड़ी कहा जाता है, द्रविड़ियन ग्रुप के लोग कहलाते हैं। तो ये मतलब जो हूण द्रविड़ ये उस युग के काल के हैं। तो आखिर द्रविड़ियन ग्रुप के इस कम्युनिटी को, जो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट
कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी इज नोन। और ये कोई जगदम्बिका पाल का नहीं दृष्टिकोण है, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी है उसमें साफ साफ दिया है कि इसमें। तो मुझे लगता है कि आज इस लॉन्ग टर्म से, या जो इतने दिनों से पूरे देश के लोगों की थी, और आज हमारी सरकार इन ट्राइब्स के लिए काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि ये विधेयक के रूप में आया, जिनके माध्यम से आने वाले 10 सालों में इन जातियों का एक आरक्षण तथा कतिपय अतिरिक्त सुविधा के लिए उसका जो विकास और उत्थान करने का लक्ष्य था। परंतु दुर्भाग्य से इस विपरीत विगत 75 सालों में हम इन्हें लगातार पतन की ओर लेके जा रहे हैं। इन अनुसूचियों में जातियों की संख्या के आंकड़ों में कमी होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से उसका विकास करना चाहते हैं? मैं सदन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि हम एक देश के तीव्र गति से हो रहे स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी की विकास की बातें करते हैं, वही क्या हम अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक जाति का विकास कर उसे इन अनुसूची में से हम बाहर अभी तक नहीं निकाल पाए हैं? आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 8% से ज़्यादा, मतलब 8.6% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है। नीति आयोग ये कहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन कहिए, ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहिए, इसकी जो आबादी है, इसकी आबादी की जो आंकड़े, इसके मुताबिक इनको राशि आवंटित किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी बजट पे चाहे ट्राइबल हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, यहाँ ये उनकी पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन है इसके मुताबिक राशि आवंटित नहीं होते। इसलिए मान लीजिए कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा और शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री में 40,000 करोड़ से ज़्यादा शॉर्टफॉल हमें देखना पड़ता। तो ये हालत को सुधारना चाहिए। ट्राइबल पॉपुलेशन की इस बार भी ये जो 22-23 की बजट में भी आपको मिला है 8,451 करोड़ रुपया, लेकिन ये प्रोजेक्टेड डिमांड क्या था? प्रोजेक्टेड डिमांड था 12,050.06 करोड़ रुपया। चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का काम तेजी से चल रहा है। दूरदराज के इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जनजातीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, दुरूह क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र जहां अभी अधीर रंजन चौधरी जी हमारे माननीय वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी तक उन तक सुविधाएं नहीं पहुंची। तो उन सब सुविधाएं नहीं पहुंची, 7 वर्षों का आकलन मैं उनको दे दूंगा, लेकिन उनके पीछे का आकलन तो उन्हीं को स्वयं बताना चाहिए, वैसे समय का जिसके बारे में उन्होंने या उनके या वैसे सत्ता में रहे लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही ये स्थिति बनाने में, कि आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी दयनीय स्थिति है। एजे समुदाय वो दयनीय स्थिति में नहीं है, वो जहाँ है वो अपने तरीके से जीने के आदी है, आदि संस्कृति है, आदि परंपरा है, और अपने आप में वो जानते हैं कि हमें खुश कैसे रहना है। तमाम बाधा विघ्नों, तमाम संकटों के बीच में भी वो जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन आदिवासी समुदाय पैसों से खुशी खरीदने कभी बाजार नहीं जाती। आदिवासी समुदाय हमेशा अपने पेड़ों, जंगलों, नदी, पहाड़ों से प्यार करते हुए निश्चल भाव से जीना चाहते हैं। खुद जंगल में रहते हैं और वो परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही इस देश में मापदंड तय किए गए। हमारे कुछ बहुत सीनियर माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि अलग अलग राज्यों जनजातीय समुदायों के बारे में चर्चा हुई है, जनजातीय समुदाय के बारे में चिंता व्यक्त की गई,
तो ये अच्छी परंपरा भी है और अच्छी बात भी है कि हम एक एक राज्यों को समाधान के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। ये एक जो मामला है, ये मामला एक छोटा सा ऐसे विषय के कारण फिर से लाया गया है, क्योंकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर ऐसे विषयों की व्याख्या की है, ऐसे विषयों पर चर्चा किया है और अपने फैसले में कहा है कि कोई भी इस तरह के शब्दों में भी कोई भी इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो इस पर सदन ही विचार कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 341 या 342 जिसके तहत जनजातीय हो या जनजाति समुदाय हो, उसके बारे में यह शेड्यूलिंग किया जाता है कि ये इस जाति की सदस्य है। लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक को किसी प्रवर या संयुक्त समिति के पास भेजा जाए ताकि इस विधेयक की गहन छानबीन हो सके। The bill is applicable to Indian citizens and foreign citizens. How? How can an Indian law be applicable to foreign citizen? How can you punish a foreign citizen if it commits an offense under the law? This is my first question. Second, if you see the Australian Antarctica Act or British Antarctica Act, you will find that the respective acts are applicable to foreign citizens if these foreign citizens are part of the Australian expedition to Antarctica or the British expedition to Antarctica. As the case may be, an act of this parliament cannot have an extraterritorial approach. I would like to reiterate extraterritorial approach. We don't have our own vessel itself also. The polar research vessel, sometimes we hire in order to continue our expedition to the ice world of the, or to the ice region of the world, to the Antarctic region. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House, I oppose the introduction of the Indian Antarctic Bill 2022. I do not know what authority our government has over Antarctica. Antarctica is still uncharted territory. Countries have gone there. We have set up two research stations, including one called Maitri. Our people are going there and some tourists are going there. Now the minister wants to prohibit Indian expedition to Antarctica without a permit. He wants to establish a committee on Antarctica governance to provide for inspection in India by an officer. Antarctica में भी अपना bureaucracy पहुंचा देंगे. For Antarctica, anything that you've done has to be done multilaterally after an agreement with several countries. What is the point of bringing an Indian Antarctica bill where Antarctica is not our territory? Sir, it is legally not tenable to have a law on an area which does not belong to us. This effort to impose Indian law in Antarctica is a wrong, not properly thought out step. I hope that the minister will desist from this, and if not, send the bill to a standing committee immediately. Now, the question is that if in the territory occupied by the Indian Research Station, some unlawful activity happens, how to check it? Because I agree with you, it is no man's land. No, please. In the Antarctic Treaty, an answer was determined for this.
it was made mandatory for all the 54 countries that whichever area is occupied by your setup, you enforce your country's law. Yes. And in order to honor that, this bill has been brought to seek the sanction of the parliament. Like, for example, now secondly, there will be no bureaucrat, maybe one liaison officer to maybe a law officer, just to check that no unlawful activity in the form of somebody trying to do some mining there, somebody trying to do some marine violation there. So this is done with a very noble objective, with the consensus of all the countries. And I think in the long run, this will have a bearing on geopolitics, as Professor Sugata Rai is saying, ultimately who stands where. Because India cannot also keep itself aloof when every other country, including China, have enforced their law in their territory. So that's about all. लोकसभा में आज सभी के लिए मतदान अनिवार्य करने संबंधी प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटिंग अनिवार्य है। कंपल्सरी वोटिंग करना एक फंडामेंटल ड्यूटी भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है आज हमारे देश में भी 5 साल में जब एक बार चुनाव होते हैं तो दरवाजे से नहीं निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के जाते हैं बस उसको गालियां देते रहते हैं, ये नहीं करता है, सड़क नहीं बनते, वो बात पार्लियामेंट में नहीं बोलते, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन खुद का जो है एक वोट करने का ड्यूटी नहीं निभाते। आज उनको भी ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि देश के निर्माण के लिए आपका एक वोट जो है कितना महत्व है, और इसमें डेमोक्रेसी भी है। आप जिस पार्टी को भी कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट्स को भी आप कर सकते हैं, और नोटा को भी आप कर सकते हैं, लेकिन करे तो जरूर। इसलिए इस बिल को मैं समर्थन करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग वोटिंग करने से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार से पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं, ये तो दोगलापंथ हो गया। इसलिए जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं उनका बेनिफिट सारा कट जाना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो उनके एम्प्लॉयज बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट्स हो, 5 साल के लिए उसमें रोक लगे। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो 5 साल के, चाहे वो नरेगा की स्कीम हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी स्कीम्स हो, वो 5 साल के लिए उनको वो नहीं मिले, ऐसे सुविधा होना चाहिए। सदन दिन भर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय नववर्ष के वैज्ञानिक आधार क्या हैं? भारतीय काल गणना और सनातन पंचांग का क्या है महत्व? भारतीय नववर्ष ही नहीं, भारत के सारे जितने भी परंपरा है, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब वैज्ञानिकताओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ भी हुआ वो पूरा प्रकृति को अध्ययन करके कहा गया है, इसलिए ये पूरा वैज्ञानिक है। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सदन दिन भर में। अब नजर डालते हैं राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने एफडीआई में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की अनुकूल नीति व्यवस्था और मजबूत कारोबारी माहौल ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेशी पूंजी देश में आती रहे। What are the measures being taken by the government to attract foreign investment, and also what sort of incentives that are being provided to ensure that we become a globally competitive industrial country? As regards promoting foreign direct investment or foreign investment, I'm happy to share with the House through you, sir, that over the last 6 years, every year, we have broken all previous records. So every year has been a record foreign direct investment, year after year, including the COVID period.
And I think it's a matter of great pride for every Indian, all honorable MPs in the House, outside the House, and for 135 crore Indians, that today the world sees India as a preferred destination. Now they don't ask why India, they said it has to be India. We are expediting our engagement with international investors. We have entered into an FTA, a comprehensive economic partnership agreement with UAE, which has encouraged businesses on both sides to look at greater degree of engagement. Discussions are going on with UK, EU, Canada, Australia, Israel. Many countries are looking forward to expanding their engagement with India. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मामले उठाए। The wholesale price of drugs of more than 800 items, which are essential for our survival, is being increased by 11%. So this is unprecedented. There has been no such steep increase in the past. When the whole country is passing through a health emergency, this should have been avoided, and I would urge upon the government to withdraw this steep hike. Thank you. Sir, if Hindus are in minority in a particular state, they should be able to establish and administer educational institution of their choice in keeping with the rights guaranteed to the minority by the Constitution as per the Centre. I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honourable Home Minister to urgently direct the Meghalaya government to grant minority status to Hindus via notification as per Article 29 and 30 of the Constitution of India. Thank you, sir. In this modern period, the digital devices are the essential instrument for education, but millions of students are unable to use it because of their social and economic backwardness. In rural and Adivasi areas, huge number of schools are running without electricity. If electricity is not there, how can they use computer and other digital devices? The ISER 2021 report says that 74% of the children in India does not have the access to smartphone, and the percentage is even worse in the states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, which is below 20%. It is a duty of the union government to ensure that every Indian should have access to free internet. साथ साथ में सर योगा बियॉन्ड द रिलीजन के माध्यम से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, और योग शिक्षकों को सर उसकी शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों आम लोगों के बीच में उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो योग शिक्षा को कौशल भारत मिशन में शामिल किया जाए, जिससे योग शिक्षकों को भी रोजगार के सृजन होंगे सर, और उनको भी रोजगार मिलेगा सर। इसलिए योगा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। धन्यवाद। The government of Odisha has requested the union government for railway connectivity between Malkangiri to Bhadrachalam 150 km and Navrangpur to Junagadh 118 km, which will be immensely helpful for the socio-economic uplift of the tribal populace and also for countering left-wing extremism in the region. I would like to urge you, sir, and also the government to enable a constitution of an institution, an association of former members of parliament as an alumni institutions with no cost to the exchequer, which is what in most countries it only has a recognition of the parliament but no cost to the exchequer, which can organize an annual meeting of all the former members. राज्यसभा ने आज जनसंख्या नियंत्रण पर एक निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा की, जिसे भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने पेश किया था। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। उन्होंने सदस्य से अपना विधेयक वापस लेने का आग्रह किया। चर्चा के बाद राकेश सिन्हा ने विधेयक को वापस ले लिया। He claims that for everything of the country's development which is prohibiting it, children and the population are the main hindrance, which is not true. Sir, poverty is the main reason.
recent studies from the National Family Welfare Survey and others show that the total fertility rate has evened out. We are reaching what is called the replacement fertility rate, which means we will go down in population, everybody knows it. But we need to target on the 9th state, but I am against a revised national population policy, especially where you say that it will lay special stress and go in for any type of actions. Sir, one thing we are not able to be rejoiced by way of achieving the first place is only this. Because of the increase in population, when the geographical area remains the same, whereas the population is increasing, many issues crop up along with that. When we compare the European countries, how they are flourishing, because their resources are more, but their population is very less, their living area is vast. We must commit ourselves as a house, as a society, that we will deepen democratic ways of dealing with our problems of demography. Not coercive means, not mandatory means, but democratic means. पब्लिक को एजुकेट करें, सोसाइटी को एजुकेट करें और सोसाइटी को इस तरह से हम ये विषय को समझे जिसके माध्यम से जनता स्वयं ही पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़े। और मैं मानता हूँ कि जो आज तक एफर्ट हुआ, इस एफर्ट का नतीजा ये निकला है कि हम उसमें सक्सेस भी रहे हैं और ज़्यादातर आज हम जो गोल अचीव किए थे गोल की दिशा में, सही दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ये भी आवश्यक है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, हेल्थ केयर सुविधा उसको उपलब्ध कराएं, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर करें। उसमें से ही ये ऑटोमेटिक ये विषय आता है कि आपके बच्चे जन्म के बाद वो स्वस्थ रहेंगे और हर परिवार की अपेक्षा होती है कि बच्चे स्वस्थ ही रहे और अपने स्वस्थ बच्चे रहे। इस दिशा में हमने ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की है और उसका अच्छा लाभ भी आज मिल रहा है। भारतीय समाज में वृद्धों की चिंता करने के लिए परंपरागत परिवार का पद्धति सक्षम है। जहां जहां परिवार की पद्धति समाप्त हुई है, जिसको हम पुनर्जागृत करना चाहते हैं कुटुंब प्रबोधन के नाम पर, वहीं ये समस्या आई है और भारतीय समाज इसके लिए जागरूक है कि हमारी स्थिति वह नहीं हो कि अमेरिका के वृद्ध को गोवा में रखकर उनकी सेवा करवाई जाए और हमारे मजदूर अरब कंट्री में जाकर वहां से पैसा लाने के लिए मजदूरी करने जाए। हम दोनों ही स्थिति को लाना नहीं चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं अपने बिल को विड्रॉ करता हूं। सदन दिन भर में आज इतना ही। सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।